नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज आपके पास म्यूजिक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास में आज आपको हम बताएंगे वाद्य यंत्र और उनका परिचय। जैसे संतूर वाद्य यंत्र के बारे में डीपली जानकारी आपको देंगे, तानपुरा के बारे में डीपली जानकारी देंगे, तबला और वायलिन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। यदि इन चारों वाद्य यंत्रों से यदि प्रश्न आ जाएगा तो आपको छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। सिर्फ आपको वीडियो को अंतिम समय तक जरूर बने हुए रहना है ताकि आपको डीपली हम समझा सकें, ठीक है। इसलिए आज के प्रथम हम लोग जो प्रश्न लेकर के चलेंगे मित्रों, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है संतूर वादक। सबसे पहला क्या है? संतूर के बारे में हम लोग चलेंगे। भारत में अभी तक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे यदि कोई संतूर वादक है तो पंडित शिव कुमार शर्मा। आपसे एग्जाम में पूछता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो संतूर वादक बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। अब हम लोग संतूर की जीवनी पर चलेंगे। यह सितार परिवार का तार वाद्य यंत्र है। आपसे पूछ सकता है कि संतूर जैसे किस परिवार का वाद्य यंत्र है, तो सितार का है। किसका है? सितार का। आपको याद होना चाहिए, हमको बता भी दिए, ठीक है। और यह संभवतः फारस मूल का है। संतूर जो है संभवतः कहाँ से निर्माण हुआ है? फारस मूल से हुआ है। यह भारत में मुख्यतः कश्मीर में बजाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संतूर जो है भारत के किस राज्य में बजाया जाता है, तो कश्मीर में बजाया जाता है। कहाँ बजाता है? कश्मीर में बजाया जाता है। आपको तो हम इसी तरीके से डीपली जानकारी दे देंगे, आप अंतिम तक समय बने हुए रहें। यद्यपि संतूर फारस, अरब तथा भारत में शास्त्रीय संगीत वर्ग में रहा है, लेकिन कश्मीर में यह सूफी संगीत के 100 तारों वाले वाद्ययंत्र के रूप में प्रचलित रहा है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मित्रों कि सूफी संतों द्वारा जो संतूर होता था उसमें कितने तारों का प्रयोग किया जाता था, तो 100 तारों का पहले प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में 100 तार नहीं है, अभी कम है। कितना कम है आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। लकड़ी से बना संतूर संबालकार फ्रेम वाला होता है, ठीक है, जिसमें धातु के तार खींचे जाते हैं। संतूर में किसके तार खींचे जाते हैं? धातु के तार खींचे जाते हैं। ये तार, ठीक है, लकड़ी की छोटी डंडियों या कलम से बजाए जाते हैं। संतूर को जो बजाया जाता है लकड़ी की छोटी डंडियाँ, ठीक है, छोटी डंडियाँ या कलम से बजाए जाते हैं। मतलब उस डंडी को कलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कलम बोला जाता है, ठीक है। बजाते हैं। समय संगीतकार संतूर को अपनी गोद में लिटाकर रखते हैं। मतलब संतूर को जब बजाया जाता है तो गोद में एक बच्चा की तरह लेकर के उसे आराम से रिलैक्स में बजाया जाता है और इसका चौड़ा भाग उसकी कमर के पास रहता है। ध्वनि पटल पर लकड़ी के ब्रिज या पर्दे रखे होते हैं। तारों को बाईं ओर लगी कीलों में बांधा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि संतूर में तार जो है किस ओर बांधी जाती है, तो बाईं ओर बांधी जाती है। किधर बांधी जाती है? बाईं ओर बांधी जाती है। एग्जाम में पूछ चुका है यह क्वेश्चन। और वह ध्वनि पटल पर लगे पर्दों पर फैलाकर खींच दिए जाते हैं, ठीक है। अगला बिंदु इसका ध्यान देंगे हम लोग। सुर मिलाने या नियंत्रण करने की खूंटियाँ दाहिनी ओर होती है। सुर मिलाने वाली जो खूंटी होती है वो किधर होती है? दाहिनी ओर होती है। पूछ सकता है कि संतूर में सुर मिलाने वाली खूंटियाँ किस ओर होती है, तो दाहिनी ओर होती है। कई संतूर में 29 पर्दे होते हैं। जैसे कई संतूर में कितने पर्दे होते हैं? 29 पर्दे होते हैं, जो एक एक अलग सुर में संबंध होते हैं। प्रत्येक पर्दे पर 3 तार के टिके होते हैं। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि संतूर के प्रत्येक पर्दे पर कितने तार के टिके होते हैं, तो 3 तार के टिके होते हैं, ठीक है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप में स्वीकार किया गया है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि संतूर को
भारतीय शास्त्रीय संगीत में कब स्वीकार किया गया? तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्वीकार किया गया है। संतूर के प्रसिद्ध वादकों में एक पंडित शिव कुमार शर्मा है। मधुर ध्वनि वाला संतूर विभिन्न रूपों में एशिया में पाया जाता है। संतूर कहाँ पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। इसमें अलग अलग देशों में तारों की संख्या अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग देशों में तारों की संख्या अलग अलग इसमें इकट्ठित किए गए हैं। ईरान, इराक तथा तुर्की में सेंटोर नाम से जाना जाने वाला इस वाद्य यंत्र में 72 तार हैं। मतलब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संतूर को ईरान, इराक तथा तुर्की में किस नाम से जानते हैं? तो सेंटोर के नाम से जानते हैं मित्रों। और ईरान, इराक तथा तुर्की में संतूर में कितने तार होते हैं? तो 72 तार हैं। चीन में इस वाद्य यंत्र में 45 तार हैं। चीन में कितने तार हैं? चीन में जो संतूर बजाए जाते हैं उसमें 45 तार हैं, जबकि ईरान, इराक और तुर्की में जो है से 72 तार हैं। यूनान में संतूरी, फिनलैंड में कैंटेल तथा इंग्री और रोमानिया में सिबलोन इसी प्रकार के वाद्य यंत्र है। इंग्री नहीं, यहाँ पर इटली होना चाहिए। इटली और रोमानिया में सिम्बालोन इसी प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग कंट्री का अलग अलग नाम है। अगला आपका है यहाँ पर बांसुरी के बारे में मित्रों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांसुरी को हम लोग मुरली भी बोलते हैं। बांसुरी को क्या बोला जाता है? मुरली भी बोला जाता है। अभी तक भारत में सबसे अच्छे और वाकिफ में मैंने बहादुरी नाम कमाने वाले यदि बांसुरी वादक है तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। ठीक है, भारतीय वाद्य यंत्र में बांसुरी या मुरली प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। यह सुशील वाद्य के अंतर्गत आता है। बांसुरी जो है किस वाद्य यंत्र का आता है? सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। आपको बताते चले मित्रों कि यदि भारत में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, चारों वाद्य यंत्रों की जानकारी हम डीपली आपको दे दिए हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हम बता देंगे, आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। इसे 1 से 2 फीट लंबा तथा आधा इंच या 1.25 इंच मोटा खोखले बांस से बनाया जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि बांसुरी किस लकड़ी से बनता है? तो बांस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है मित्रों। वर्तमान समय में यह स्टील, पीतल आदि धातुओं का भी निर्मित होने लगा है। मतलब वर्तमान समय में स्टील का भी, पीतल का भी या और अनेकों धातु का भी बांसुरी निर्माण होने लगा। परंतु स्टार्टिंग में बांसुरी जो बनता था आपको बांस का ही बनता था। इसे बंसी भी कहते हैं। बांसुरी का अन्य नाम क्या है? चलता फिरता भाषा बंसी भी कहा जाता था। प्राचीन शास्त्रों में इसे, ध्यान दीजिएगा, वेणु की संज्ञा दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, पूछ सकता है एग्जाम में आपको कि बांसुरी या मुरली को प्राचीन शास्त्रों में क्या बोला गया? तो वेणु बोला गया है। क्या बोला गया? बांसुरी को वेणु की संज्ञा दी गई है। इसके एक छोर पर मुख के पास एक गांठ या कॉर्क लगा रहता है। ठीक है, जिसके समीप एक छिद्र रहता है जिसमें फूंक लगाई जाती है। दूसरी ओर मध्य स्थान से अंतिम छोर के बीच 6 या 7 छिद्र होते हैं। आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में कि बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं? तो 6 या 7 छिद्र होते हैं, जिन पर दोनों हाथों की विभिन्न उंगलियां का प्रयोग फेंक के साथ करने पर अलग अलग स्वर निकलते हैं। जिस वंशी के फूंक लगाने पर छिद्र को हम होठ पर दाहिनी ओर आड़ा रखकर बजाते हैं। क्या रखकर बजाते हैं? आड़ा रखकर बजाते हैं। आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। बांसुरी को आड़ा बंसी या मुरली भी कहा जाता है। बांसुरी को आड़ा बंसी या मुरली भी कहा जाता है, या बंसी भी बोला जाता है, या फिर शास्त्रों में इसको वेणु भी बोला जाता है। ठीक है, तथा जिस वंशी को मुंह से सीधा पकड़कर फूंका जाए, फूंका यहाँ पर लिखा है, फूंका जाता है, उसे बांसुरी या सरल बंसी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मित्रों ध्यान देंगे। बांसुरी या मुरली हमारे शास्त्रीय संगीत तथा विशेषकर
लोक संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आजकल फिल्मी संगीत में भी इसका महत्व कम नहीं है। वर्तमान बांसुरी वादक में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया तथा श्री रघुनाथ सेठ का नाम उल्लेखनीय है। मतलब ये दोनों जो है बहुत ही प्रकांड विद्वान है बांसुरी का। बांसुरी शब्द के साथ ही प्रत्येक भारतीय के हृदय में भगवान कृष्ण की अपूर्व छवि अंकित हो जाती है। मतलब भगवान कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी बजाने में माहिर थे, जो इस युग के महानतम अध्यात्मक एवं संगीत के प्रवर्तक एवं आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, अगला बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे कि बांसुरी में सरगम निकालने की विधि। सर्वप्रथम बांसुरी के सब सुराखों को अपने दाहिने तथा बाएं हाथ की पहली, दूसरी, तीसरी उंगलियां से बंद करें। उन बंद उंगलियों से धीरे फूंकने पर आवाज निकलेगी, वह मंद्र सप्तक का पंचम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि पहला, दूसरा और तीसरा उंगलियों के माध्यम से यदि आप बांसुरी से आवाज निकालते हैं आप मुंह से फूंक करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मंद्र सप्तक का पंचम होगा। फिर क्रमशः नीचे से एक उंगली को हटाने पर धैवत, फिर एक हटाने पर निषाद रे ग म, अर्थात ऋषभ गंधार मध्यम बजेगा। ठीक है, इस प्रकार सभी अंगुलियां हटा जाने पर मध्यम फिर क्रमशः प ध नि स फूंक को क्रमशः बढ़ाने पर बजेगा। इन स्वरों में सभी शुद्ध स्वर तथा मध्यम तीव्र स्वर लगते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बांसुरी में सभी स्वर कौन सा स्वर लगते हैं? तो शुद्ध स्वर लगते हैं। कौन स्वर लगते हैं? शुद्ध स्वर तथा मध्यम का तीव्र स्वर लगते हैं। ठीक है, आगे है मित्रों डॉक्टर रमन बिहारी, फिर तीसरा हटाने पर, ठीक है, षडज बजेगा। इस प्रकार क्रमशः हटाने पर रे ग तथा म अर्थात ऋषभ गंधार मध्यम बजेगा। इस प्रकार सभी उंगलियां हटा जाने पर मध्यम फिर से प ध नि स फूंक को क्रमशः बढ़ाने पर बजेगा। इन स्वरों में सभी शुद्ध स्वर तथा मध्यम तीव्र स्वर लगते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मित्रों तबला के बारे में जानकारी लेंगे। तबला के सबसे अच्छे यदि वादक वर्तमान समय में माने गए थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब माने गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के पिता थे अलार खां। ठीक है, इस देश में ताल वाद्य यंत्रों में तबला सबसे अधिक लोकप्रिय है। यद्यपि प्राचीन संगीत संबंधित पुस्तकों में इसे मिलते जुलते तालबद्ध यंत्रों का उल्लेख है। तथापि अधिकांश लोगों का मानना है कि अमीर खुसरो ने सितार के साथ साथ तबला का भी आविष्कार किया है। मतलब तबला और सितार का आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो साहब है। तबला फारसी शब्द है, आपको एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में कि तबला कैसा कौन सा शब्द है? तो तबला आपको फारसी शब्द है, तबला से निकला है। ठीक है, तबला जो है तबल नामक शब्द से निकला है। अरब देशों में तबल या ताशा नामक वाद्य यंत्र कहते हैं। अरब देशों में इसे तबल या ताशा भी बोला जाता है, जो आज भी हम शहनाई के साथ बजते हुए देखते हैं। तबला पहले ख्याल गायन, ठुमरी, टप्पा, गजल आदि के साथ भी बजता था तथा ध्रुपद, धमार के साथ पखावज की संगीत होती है। परंतु आजकल सभी प्रकार के गायन के साथ तबले की संगीत होती है। इसके अतिरिक्त पखावज की तरह तबले पर भी एकल या सोलो वादन किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है कि तबला दो भागों में बांटा रहता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि तबले को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में बांटा गया है। पहला है दायां तबला और दूसरा का है बायां तबला, या बायां तबला को डुग्गी भी बोला जाता है। बायां तबला क्या बोलते हैं? डुग्गी भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मित्रों सरोद के बारे में। सरोद वादक जो है उस्ताद अमजद अली खां बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही तेज तरार सरोद वादक थे। यह रबाब भी कहलाता है। मतलब सरोद वादक को रबाब के भी नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि सरोद का अन्य नाम क्या है? तो रबाब है। यह
वीणा परिवार का उत्तर भारतीय तारवाद्य है। आपसे पूछ सकता है कि सरोद जैसे किस परिवार का वाद्य है, तो वीणा परिवार का वाद्य है, जो लगभग 950 ईस्वी से शास्त्रीय संगीत वाद्य वृंद में तथा एकल वाद्य के रूप में तबले एवं तंबूरे के साथ बजाया जाने लगा। इसे उंगली या कमान से बजाया जाता है। सरोद जो है इसे उंगली या कमान से बजाया जाता है मित्रों। सरोद गहरा होता है, ठीक है, जिसका निचला हिस्सा चमड़ा, मढ़ा, पर्दा विहीन धातु, कई अनुवादित तारों से युक्त होते हैं। मध्य सा से शुरू करते हुए लय तारों के सा म प सा में सुरबद्ध किया जाता है। ठीक है, हम लोग वायलिन के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वायलिन को बेला भी बोला जाता है, वायलिन को बेला भी बोला जाता है। वायलिन शब्द का जो निर्माण हुआ है वायोला से हुआ है, वायोला से हुआ है। वायलिन के जो है सबसे अच्छे वादक हैं एन राजन। हम लोग ध्यान देंगे इसके डीपली। वर्तमान में वायलिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्रों में एक है। वायलिन जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्रों में एक माना गया है। यद्यपि अधिकांश कलाकार इसे विदेशी वाद्य यंत्र मानते हैं, परंतु इसका उद्गम स्थान प्राचीन भारतवर्ष से ही है। अधिकांश लोगों का मानना है कि वायलिन जैसे विदेशी वाद्य यंत्र है, परंतु गलत है। वायलिन का जो है उद्गम स्थान भारत ही है। ठीक है, भले भारत में इसका प्रचार प्रसार निर्माण कर करके नहीं किया गया, परंतु इसका निर्माण स्थान कहाँ है? भारत है। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि वायलिन का निर्माण किस देश में हुआ था, तो भारत में हुआ था। इसके उद्भव के विकास विषय में अमेरिका के महान संगीतज्ञ एवं अन्वेषक श्री डेविड एच पटकाउ ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, पूछता है एग्जाम में कि ग्रोथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेविड एच पटकाउ। इन्होंने अपने किताब में खुले दिल से स्वीकार किया है कि वायलिन के गज, जिसको बो भी बोला जाता है, का आविष्कार प्राचीन काल में भारतवर्ष में ही हुआ है। ठीक है, अतः यह स्वयं सिद्ध है कि वो पूर्व किसी वाद्य यंत्र का भी निर्माण अवश्य हो चुका होगा। ठीक है, प्रूफ हो गया कि जैसे वायलिन का आविष्कार भारत में हुआ है। वायलिन के बारे में और हम लोग जानेंगे कि हमारे प्राचीन दर्शन तथा संगीत से संबंधित अनेक शास्त्रों से भी पता चलता है कि आज से करीब 8,70,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में लंकापति रावण ने गज से बजाने वाले एक तार युक्त वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है, पहले श्रीलंका जैसे भारत में ही था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर दे रहा है कि लंकापति रावण ने गज से बजाने वाले एक तार युक्त वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, जिसे रावण अस्त्रम कहा जाता है। रावण अस्त्रम कहा जाता था। उसका दूसरा नाम बाहुलीन भी था। ठीक है, पूछ सकता है कि रावण हत्था भी इसको नाम बोला जाता है मित्रों। रावण हत्था का आविष्कार जैसे किसने किया था, तो स्वयं रावण ने किया था। ठीक है, तो रावण शस्त्रम का नाम जो है से बाहुलीन भी है, क्योंकि इसे बाँह पर रखकर बजाया जाता था। संभव है बाहुलीन शब्द ही कालांतर में रूपांतरित होकर आज वायलिन के नाम से प्रचलित हुआ है। ठीक है, क्लियर हो जा रहा है कि वायलिन का आविष्कार भारत में हुआ है। वायलिन के बारे में और हम लोग मुख्य बात जानेंगे। यह वाद्य यंत्र कालांतर में वर्मा, मलाया, इजिप्ट मतलब मिस्र, पर्सिया तथा अन्य अरब देशों से होता हुआ यूरोपीय देशों में पहुंचा। इस क्रम में अरब देश में उसका रूपांतरण रवाब के रूप में हुआ। मतलब वायलिन को हम कुछ देर पहले बता चुके थे कि वायलिन को रवाब के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज भी अरब के अतिरिक्त सुदूर उत्तर भारत जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि प्रांतों में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त यह वाद्य यंत्र रूस के काकेशस पहाड़ी की तराई में भी विभिन्न रूपों में परिवर्धित और विकसित होकर प्रचलित हुआ है।
ठीक है। रूस में भी यह इसका जो है वायलिन का बहुत ही जोर शोर से प्रयोग होता है। आगे हम लोग देखेंगे मित्रों कि यूरोपीय देशों में तो इस तार पर सर्वाधिक अनुसंधान हुए तथा यह कई रूपों में परिवर्तित होकर क्राथ, लीरा, रेसेक आदि के नाम से व्यवहार में आया। बाद में रेबेक ही वायलिन के रूप में परिवर्तित हुआ तथा अनेक रूप धारण करने के पश्चात इस वर्तमान स्वरूप में स्थित हुआ। इस दिशा में विगत 500 वर्षों में इटली, जर्मनी तथा चेकोस्लोवाकिया में इस पर सर्वाधिक अनुसंधान एवं सृजन कार्य हुआ। कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ है कि वायलिन का आविष्कार इटली में हुआ है, परंतु इटली से बहुत वर्ष पहले भारत में हो चुका है। ठीक है, आपको त्रेता युग में ही जिक्र किया गया है वायलिन के बारे में। वायलिन के अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायलिन के अंग जो है टोटल जो है मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं कि वायलिन का टोटल अंग कितने हैं। तो वायलिन का टोटल अंग जो है 17 है। कितने हैं? 17 वायलिन का टोटल अंग है। सबसे पहला आपको जो है मित्रों स्क्रॉल है, इसके बारे में डिटेल्स आपको लिखा हुआ। दूसरा का नेक है। तीसरा का जो है पेग बॉक्स है। ठीक है, वायलिन के प्रकार ये सब है, सॉरी वायलिन के अंग आपका है। चौथा जो आपका है पेग है, वायलिन के अंग है। फिंगर बोर्ड, नेक के लंबे भाग के ऊपर काली लकड़ियाँ या एबोनाइट की एक पटरी सटी रहती है जिसे फिंगर स्वर की उत्पत्ति की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा को हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। छठा को बॉडी बोलते हैं। सातवां को हम लोग बेल बोलते हैं। आठवां को हम लोग बैक बोलते हैं। ठीक है, और जो 9 नंबर इसका अंग है उसको रिब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिब्स बोला जाता है मित्रों। सबका डिटेल सब जानकारी वीडियो रोक या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर को आपको साउंड हेयर होल्स बोलते हैं। ठीक है, 11 नंबर को ब्रिज बोलते हैं मित्रों। 12 नंबर को टेल पीस बोलते हैं। और 13 जो इसका अंग है पार्ट है उसको एडजस्टर बोलते हैं। और 14 नंबर जिसका अंग है मित्रों उसको बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटन बोलते हैं। बार बार हम बता रहे हैं कि इसका डिस्क्रिप्टिव स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर को साउंड पोस्ट बोलते हैं। और 16 नंबर को जो है मित्रों स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो 17 नंबर जो लास्ट इसका अंग है उसको बो या गज बोलते हैं। बो या गज बोलते हैं, इसके बजाया जाता है बो या गज से। ठीक है, इस प्रकार मित्रों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो मित्रों, तो अभी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों लाइक फटाफट कर दें। यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने में बहुत ही हेल्प मिलता है और मन लगता है कि हम आपको सही तरीक़ा से पढ़ाएं। अतः चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और, पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि एक ग्रुप बना करके एक स्टडी ग्रुप बनाइए और उसमें आप पढ़िए एक साथ बैठ करके। ठीक है, और जितने भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम्स ग्रुप हो या जो ऐसे इंस्टाग्राम ग्रुप हो, उसमें आप ज़रूर इस वीडियो को भेज दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें, हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी सपोर्ट मिले। ठीक है, चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।